नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 बसंत भाग 3 हिंदी का पंचम पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके मूल पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मूल पाठ का लिंक दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चिट्ठियों की अनोखी दुनिया इसका प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो टाइम से मिल सकें। देखिए पाठ से इसमें 1 नंबर का प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। जिस प्रकार पत्र का संदेश हमें संतोषदायक होता है, वैसे फ़ोन या एसएमएस का संदेश हमें संतोष प्रदान क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर है पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, है ना। जो पत्र होते हैं उनको हम धरोहर के रूप में एकदम पुराने समय से लेकर अब तक बहुत सारे पत्र भी हैं उपलब्ध, जो आप म्यूजियम में जाते हो तो देखते हैं। इसी तरह से धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। तो देखिए पत्रों से आत्मीयता झलकती है कि पत्रों को हम कितना प्यार करते हैं, जितना कि एसएमएस को नहीं करते। और कोई अगर किसी के बारे में पत्र लिखता है तो उसको वेश बना करके उसके ऊपर रिसर्च भी किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। जैसे खत उर्दू में कहा जाता है, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़ित तमिल, पाती हिंदी और चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। ठीक है, ये इतना कठिन नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। देखिए पत्र लेखन की कला के विकास के लिए दुनिया भर में क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो विश्व डाक द्वारा भी इस पत्र लेखन के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम लाया गया। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में पत्र लेखन प्रक्रिया को शामिल किया गया, है ना। और पत्र लेख को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अन्य प्रयोजन भी किए गए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार के लिख सकते हैं, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में अर्थात विद्यालयीय करिकुलम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, तो विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार दीजिए। देखिए पत्र धरोहर के रूप में हम उनको रख सकते हैं एक सुरक्षित तौर पर एसएमएस को नहीं रख सकते, क्यों। तो इसका ज़्यादा लंबा उत्तर भी नहीं है और सटीक उत्तर है कि पत्र देखिए एक लंबे समय तक वो टिक सकते हैं, उनको सजो कर रखा जा सकता है एक, और बल्कि एसएमएस लंबे समय तक एसएमएस को नहीं रख सकते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पत्र धरोहर हैं क्योंकि उनको बार बार निकाल करके अथवा सहेज करके रखा जा सकता है, जिसको आधार बना कर रिसर्च भी होते हैं। आप बहुत जगह पढ़ भी चुके हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखते थे उसके आधार पर आज बहुत सारे किताब भी छप चुके हैं, मतलब उसको बेस बना करके एक रिसर्च बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए पत्र धरोहर होता है, एसएमएस नहीं। तो पत्र लिखित रूप में होते हैं, पत्रों को लोग सहेज कर रखते हैं, एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, है ना। तो एसएमएस को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, बल्कि पत्रों को हम जितना भी चाहें उतने समय तक के लिए हम सहेज कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश काल समाज को जानने का असली रूप है। ठीक है, तो देखिए
दुनिया के तमाम संग्रहालय हैं जहाँ पर जानी मानी जो हस्तियाँ हैं उनके जो पत्र हैं, अर्थात बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पत्र आज भी संकलित हैं। अब अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पत्र आज भी मिलते हैं, आज भी देखने को मिलता है। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के जो मुख्य व्यक्ति थे उनके भी पत्र आज मिलते हैं, और उन पत्रों को पढ़कर हम ये जान लेते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी इत्यादि के बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आप बताइए, क्या चिट्ठियों की जगह टेलीफोन, है ना, मोबाइल, फैक्स, ईमेल इत्यादि उनके जगह पर ले सकते हैं कभी? तो इसके बारे में नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। बल्कि ये है कि उनकी वजह से पत्र लेखन का जो एक माध्यम है वो कम हो गया, पत्र लेखन की जो प्रक्रिया थी धीरे धीरे कम होने लग गई, है ना। पर उनका जगह तो हरगिज नहीं ले सकते। तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल काम काज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, बल्कि ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग हम जो दैनंदिन क्रिया होती हैं, डेली वर्क, उसके लिए ही करते हैं, बल्कि पत्र लेखन डेली वर्क के लिए नहीं होता है। उसमें एक साहित्यिक कला है और मन की जो भावनाएं उसमें निहित होती हैं, बल्कि टेलीफोन, ईमेल इत्यादि में वो चीज़ नहीं होती। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। आजकल हम टेलीफोन, ईमेल इत्यादि का प्रयोग तो कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता है, पर पत्र की जगह पर वो पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। ठीक है, तो पाठ से आगे का पाठ देख लेते हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। अगर किसी के लिए हम पत्र लेकर भेज रहे हैं, उसमें बिना टिकट नहीं लगाया, वो सादा लिफाफा है, ठीक है, तो बस एड्रेस तो सही लिखा है, ठीक है ना। तो पर ऐसे भेजने पर क्या होता है, तो सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला आएगा। ठीक है, तो अगर सही पता लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर हटा दीजिए न को। ठीक है, तो अगर सही पता लिखकर पत्र भेजने पर, ठीक है ना, तो अगर वो टिकट नहीं है तो वो भी गलत माना जाता है, वो भी गलत पता ही होता है अगर टिकट ना है। अगर एड्रेस सही है, टिकट नहीं लगाया है, तब भी वो गलत पता है, इसलिए ये न सही है। ठीक है, तो सही पता लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाला जो व्यक्ति है उसको टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है, अर्थात जितना टिकट का प्राइस होता है उसको जुर्माने के रूप में दिया जाता है। अगर वो नहीं देता है तो वो पत्र लौट कर आता है। ठीक है, तो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे, जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं तो पिन कोड लिखते हैं, जैसे अगर 712 410 है ना, तो ये यहाँ का पिन कोड है। कहीं का भी हम अगर पत्र लिखते हैं तो किसी कोई न कोई पिन कोड अवश्य होता है, कि सभी एड्रेस के साथ कोई ना कोई पिन कोड रहता है। तो वो पिन कोड का मतलब क्या है, तो पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो PIN मतलब पोस्टल इंडेक्स और नंबर है। ठीक है ना, तो यह 6 अंकों का होता है और हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। ठीक है ना, सभी अंकों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक अर्थात जो पहला अंक है उसका मतलब होता है राज्य, और दूसरा अंक का मतलब होता है उपक्षेत्र अथवा डाकघर, है ना। तो पहला अंक राज्य और 2-3 अंक उपक्षेत्र से संबंधित होते हैं और 4-5-6 अंक डाकघर से। ठीक है ना, तो इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। तो इसके साथ साथ पिन कोड के साथ हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं और फ़ोन नंबर लिख देते हैं। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबंधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। जैसे हम पिन कोड डालेंगे तो कौन सा नंबर है, उस हिसाब से राज्य, उपक्षेत्र और जिला और वहाँ का एरिया, डाकघर सब दिखता है। तो इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो देखिए महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे ज़्यादातर देश भ्रमण पर ये इसलिए पत्र लिखने वाला इंडिया लिखकर पत्र भेजता था। ठीक है, तो मतलब वो ज़्यादातर देश भ्रमण में होते थे, तो किस जगह पर रह रहे हैं वो विदेशी लोगों को पता नहीं होता था। जो विदेश में रह रहे लोग हैं उनको पता नहीं होता था,
तो इसलिए इंडिया ऐसे लिख कर आता था, उनका पार्टिकुलर एड्रेस लिख के नहीं आता। तो इंडिया आ गया तो इंडिया में हर जगह इतने सारे लोग उनके फैन थे, उनको उनके अनुयायी थे, तो पता लग ही जाता था कि महात्मा गांधी कहाँ हैं, तो पत्र उनके पास पहुंच जाता था। ठीक है, तो गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है, तो एक पाठ्य पुस्तक में है और उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। ठीक है ना, तो बादल और पक्षी को डाकिए बनाना है, अर्थात पोस्टल मैन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एक कल्पना कीजिए, आप बादल के द्वारा अथवा पक्षी के द्वारा कोई संदेश किसी अपने व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उनको एक माध्यम बना करके क्या संदेश भेजते हैं, एक कल्पना करके छोटा सा लेख लिख लीजिए। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, तो संस्कृत साहित्य में एक महाकवि हैं जो जिनका नाम है कालिदास। उन्होंने बादल को संदेश वाहक मतलब संदेश ले जाने वाला, जैसे यहाँ पर जो पोस्टल मैन होता है डाकिए, उसी तरह से वहाँ पर उन्होंने बादल को डाकिए बनाया और मेघदूत नामक एक काव्य लिखा। तो मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। मेघदूत के सामान्य परिचय दे रहा हूँ कि मेघदूत एक खंड काव्य है जो संस्कृत का है, उसमें एक यक्ष होता है और एक यक्षिणी होती है। ठीक है, तो यक्ष को कुबेर श्राप देता है, तो जो दूर यक्षिणी से दूर रहने के लिए 1 वर्ष श्राप देता है, तो वो अपनी प्रिया को संदेश भेजने के लिए मेघ अर्थात बादल को संदेश वाहक बनाता है और बादल को कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जगह पर हूँ, ठीक हूँ, और प्रिया से कहना कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। तो इस प्रकार से एक काले घने बादल को अपना संदेश देकर उसको भेजने की प्रयास करता है। देखिए, भाषा की बात है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द हो, संबंधित शब्द मतलब पत्र से मेल जोल रखता है, ऐसे शब्दों के साथ अगर हम पत्र जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जैसे प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है, उसके साथ पत्र जोड़ देंगे तो प्रशस्ति पत्र। समाचार के साथ पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप भी लिख लीजिए कुछ अलग यहाँ से, तो मैं 10 कुछ दिया हूँ। साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, षाण्मासिक पत्र, अर्थात षाण्मासिक पत्र मतलब 6 महीने में निकलने वाली पत्र है ना, मैगजीन। तो वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, पाक्षिक मतलब 15 दिन में निकलने वाला पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र है ना, त्याग पत्र अर्थात रिजाइन लेटर, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, मान पत्र, सम्मान पत्र है ना, मान पत्र मतलब सम्मान पत्र होता है, बधाई पत्र, संधि पत्र अर्थात 2 देशों के बीच में या 2 संगठन के बीच में अगर कोई संधि है तो उसको संधि पत्र बोलते हैं। निमंत्रण पत्र, किसी को अगर निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण पत्र बोला जाता है उसे। 2 नंबर में देखिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बनाए। देखिए, व्यापारिक यह एक शब्द है, इस व्यापारिक शब्द में एक तो मुख्य शब्द व्यापार है जिसमें इका प्रत्यय जुड़ने पर व्यापार प्लस इका व्यापारी का हुआ। ठीक है, तो इका प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए। इका प्रत्यय से बनने वाले जो अन्य शब्द हैं उनको पाठ्यपुस्तक से खोजकर आप लिखिए। तो इका प्रत्यय से के योग से बनने वाले शब्द जैसे स्वाभाविक, स्वभाव प्लस इका। देखिए, एक और बात आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी शब्द इका प्रत्यय को जोड़ने से पहले अगर उसका पूर्व रूप मूल शब्द में अगर कहीं पर ह्रस्व है तो उसको दीर्घ कर दिया जाता है। उसमें मुख्य शब्द का जो शुरू का वर्ड, शुरू का जो लेटर है, एक अक्षर है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है अगर वो ह्रस्व है तो। जैसे व्यापार में दीर्घ है, मतलब व्यापार में ब्या जो है वो बड़ा है, बड़ा आ है उसमें, इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, व्यापारिक हुआ। ठीक है, तो स्वाभाविक में स्वभाव शब्द है, तो इसमें देखिए इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें शब्द स्वभाव है, स्व में अ है ना, तो वो जैसे इक प्रत्यय जुड़ गया तो आ हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे साहित्य में साहित्य पहले से ही था इसलिए कुछ नहीं हुआ चेंज, साहित्य इका साहित्यिक है, व्यावसायिक इसमें होगा, दैनिक दिन प्लस इका दैनिका, प्राकृतिक में क्या होगा, प्रकृति प्लस इका, इसमें भी प्र था प्रा हो गया, जैविक है ना, जीव प्लस इका, जीव मूल शब्द है, जैविका, प्रारंभिक प्रारंभ प्लस इका, पौराणिक पुराण प्लस इका, ऐतिहासिक अर्थात इतिहास प्लस इका, सांस्कृतिक अर्थात संस्कृत प्लस इका। अब देखते हैं 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
देखिए जहां पर दो स्वर आपस में मिल रहे हो या दो स्वरों के मेल से कोई कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। जैसे रविंद्र, रविंद्र में दो शब्द हैं, एक है रवि शब्द और दूसरा है इंद्र शब्द। तो देखिए इसमें रवि और इंद्र शब्द मिलकर रविंद्र। देखिए रवि में ई है और इंद्र में भी ई है, रवि में जो वी में ई है और इंद्र में जो ई है, इन दोनों को से मिलकर एक रवि में बड़ा ई हो गया। ठीक है, तो इस संधि में ई से ई हुआ, समझ रहे हैं ना। तो ई और ई दो ई हैं, तो एक छोटी ई और बड़ी ई दोनों के मिलने पर क्या हुआ, बड़ी ई। तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि के और भी उदाहरण लिखिए। और मुख्य रूप से 4 प्रकार की संधि हैं, वो है दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ठीक है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं, समझ गए। तो अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद क्रम से ह्रस्व दीर्घ अ ई उ आ जाते हो। ठीक है, अर्थात अ के बाद अ आए या आ आए, ई के बाद ई उ के बाद उ कोई भी आए तो वहां पर क्रमशः आ ई और उ, ठीक है ना, तो बड़े याद रखना दीर्घ अक्षर हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि भी बोला जाता है। तो जैसे संग्रह आलय, संग्रह और आलय में, संग्रह में अ है, आलय में आ है, दोनों मिल गया संग्रहालय हो गया। महा में आ है, आत्मा में आ है, दोनों मिल गए महात्मा हो गया। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका अथवा शिक्षक को दिखाइए। देखिए तो गुरुपदेश में है, गुरु में उ है और उपदेश में भी उ है। संग्रहालय में दोनों मिल गया तो बड़ा उ हो गया। और संग्रहालय में संग्रह आलय जो ऊपर भी दिया गया था, हिमालय हिम प्लस आलय, अ और आ दोनों मिल गया। भोजनालय में भोजन और आलय। ठीक है, तो स्वेच्छा में सु प्लस इच्छा, तो इसमें उ और ई मिलते हैं, तो यह यण संधि का उदाहरण है। प्रत्येक में प्रति प्लस एक, यह भी यण संधि का है। तो इसमें प्रत्येक में क्या है, प्रति प्लस एक में प्रति में ई है और एक में ए है। रविंद्र में रवि इंद्र, इसमें दोनों में ई है। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, इसमें आ है। सूर्य उदय में अ और उ, सूर्य में अ है लास्ट में और उदय में उ है, तो दोनों मिलकर सूर्योदय बनता है। सदा एवं में, सदा में आ तथा एवं में ए, तो इसमें वृद्धि संधि सदैव। ठीक है, तो आप याद रखिए सदैव वृद्धि संधि है, सूर्योदय में गुण संधि है, विद्यालय दीर्घ, रविंद्र दीर्घ, प्रत्येक में यण संधि, स्वेच्छा में यण संधि और भोजनालय में दीर्घ, हिमालय दीर्घ, संग्रहालय दीर्घ, गुरु उपदेश में गुण संधि। ठीक है, तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।